हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस पढ़ ली थी। लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, CM पाथवे, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके थे। और साथ ही हमने पढ़ लिया था फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है उसके साथ में वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में। कि बच्चों, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट का कंसेप्ट जो है बच्चों, वो जूलियस वॉन सेक्स ने दिया था। जूलियस वॉन सेक्स जो है, इन्होंने कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में बताया था। तो बच्चों, इनके अकॉर्डिंग कोई भी जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर के लिए 3 कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने सजेस्ट किए थे। वो कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से थे? एक कार्डिनल पॉइंट था मिनिमम, एक कार्डिनल पॉइंट था ऑप्टिमम, एंड बच्चों जो थर्ड कार्डिनल पॉइंट था वो था मैक्सिमम। और हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये कार्डिनल पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है किसी भी रिएक्शन में। मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम जो है वो एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों हम समझते हैं। तो बच्चों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैंने ग्राफ बना रहा हूँ, किसके बीच में, एक्सटर्नल फैक्टर के बीच में और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। फॉर टाइमिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर ले रहा हूँ वो है टेम्परेचर। यानी यदि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड विद रेफरेंस टू दिस टेम्परेचर आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। तो देखो, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। यदि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये ग्राफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर की एक मिनिमम वैल्यू है सपोज 3 डिग्री, जहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुआ। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ कहाँ पे, 3 डिग्री पे। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, और फिर एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। सपोज वो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और फिर यदि हम टेम्परेचर फिर आगे बढ़ाते जाएं तो एक वैल्यू आएगी जिसके बियॉन्ड फिर से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 3 डेटा आप देख पा रहे हैं, 3 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये किसके लिए, ये पॉइंट हैं टेम्परेचर के लिए जो डिफाइन कर रहे हैं किसको, 3 डिफरेंट कंडीशन को। तो बच्चों मिनिमम कौन सी कंडीशन होगी, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम कार्डिनल पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर बिलो विच रेट ऑफ रिएक्शन इज 0। यानी 3 डिग्री के नीचे रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये है मिनिमम। अब देख रहे हैं हम 25 to 30 डिग्री वाला जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा बच्चों, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, उस पॉइंट को बोल देंगे ऑप्टिमम। और बच्चों फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो एक वैल्यू जिसके बाद में फिर से रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो गया बच्चों, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम मैक्सिमम। तो बच्चों ये 3 कार्डिनल पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम इज द कार्डिनल पॉइंट बिलो विच रेट ऑफ रिएक्शन इज 0, ऑप्टिमम इज द कार्डिनल पॉइंट एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम आता है, एंड द मैक्सिमम इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर आफ्टर दैट रेट ऑफ रिएक्शन अगेन बिकम्स 0। ठीक है बच्चों, तो ये जो कार्डिनल पॉइंट है इसके बारे में बताया था जूलियस वॉन सेक्स ने। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस के अंदर या कोई भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, और लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट जो है वो ब्लैकमैन ने दिया था। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, जैसा कि आपने लिमिटिंग रीजेंट के बारे में कहीं पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ लॉ है बच्चों। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनड एज टू इट्स रैपिडिटी बाय अ number of separate factors, the rate of process is limited by the
पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। बच्चों ये क्या बोलना चाहता है, ये ऐसा बोलना चाहता है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, सपोज हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट हो रही होगी। जैसे इसके अंदर लाइट का रोल होगा, टेम्परेचर का रोल होगा, वाटर का रोल होगा, एंजाइम्स का रोल होगा, CO2 का रोल होगा। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन आखिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको लिमिट कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, या किसके अकॉर्डिंग वो चलेगा? इन सारे फैक्टर्स में से जो फैक्टर सबसे कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही डिसाइड करेगा। कैसे बच्चों? जैसे सपोज एक प्लांट जो है रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, क्या उस टाइम पे टेम्परेचर कुछ ना कुछ वैल्यू है 25-30 के आसपास है, वाटर पूरा है, एंजाइम पूरा है, CO2 पूरा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन 0 आ गई। बच्चों कौन सा फैक्टर था वो? लाइट। लाइट सबसे कम अमाउंट में था तो किसने डिसाइड किया? लाइट ने डिसाइड किया। अब जैसे मॉर्निंग हुई, सुबह सुबह हमने क्या देखा बच्चों? सुबह सुबह हमने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने लग गई। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन? लाइट। अभी भी लाइट डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे हमने देखा कि लाइट बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। सबसे मिनिमम अमाउंट में जो फैक्टर है यहाँ पर वो लाइट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लाइट के साथ में बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आई जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया। कैसे होगा? कि आफ्टरनून की बात करते हैं बच्चों, दोपहर में जब लाइट खूब है तो उस टाइम पे कितना भी तेज धूप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद भले ही ज़्यादा हो रहा हो, लाइट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है। सपोज CO2 लिमिटिंग हो गया। तो अब यदि दोपहर के टाइम पे मैं आपको ऐसा बोलूँ कि दोपहर के टाइम पे कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है 12 बजे जब अच्छी धूप हो रही है, मैं यदि उस प्लांट के लिए एक और सूरज लगा दूँ, कोई और दूसरा लाइट का सोर्स वहाँ पे रख दूँ, तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बच्चों आप बोलोगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लाइट का तो 10%, सनलाइट का तो लेस देन 10% ही प्लांट यूज कर रहे हैं, यानी लाइट की तो कमी नहीं है, लाइट तो बहुत सारा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिसाइड कर रहा है। यदि आफ्टरनून की बात कर रहा हूं तो C3 प्लांट के लिए CO2 डिसाइड कर रहा है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि डिफरेंट फैक्टर में से रेट ऑफ रिएक्शन वो फैक्टर डिसाइड करता है जो खुद मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है वैल्यू? तो ठीक है बच्चों, तो दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ मोर देन वन फैक्टर अफेक्ट द केमिकल प्रोसेस, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ले रहे हैं, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। इनमें से जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? द फैक्टर जिसका अमाउंट हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए बच्चों, उस फैक्टर को ही हम क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं लाइट कि आखिर लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है। तो लाइट जो है उसका क्वालिटी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है। लाइट की इंटेंसिटी बच्चों फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकती है। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट से रेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ओवरऑल जो नेट फोटोसिंथेसिस का अमाउंट है बच्चों उस पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो लाइट क्वालिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट पे हो रहा था? रेड पे, देन ब्लू लाइट पे, और मिनिमम किस पे? ग्रीन लाइट पे। तो इस तरीके से लाइट की क्वालिटी जो है वो प्लांट के लिए बहुत मैटर करती है। लाइट इंटेंसिटी की बात करें बच्चों, तो लाइट की इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में, कि लाइट की इंटेंसिटी जो होगी यदि हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और एक ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। उसके बाद भी यदि हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता नहीं है, बल्कि यदि बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो हो सकता है फोटो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस जो है वो प्रमोट हो जाए।
बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद लाइट एंड इट बिकम्स कांस्टेंट। जब लाइट जो है वो उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तब वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें भी दो टाइप के प्लांट है, सियोफाइट। कौन से प्लांट? जो प्लांट कम लाइट की इंटेंसिटी में ग्रो करना प्रीफर करते हैं उसको बोलते हैं सियोफाइट। जो प्लांट हाई लाइट की इंटेंसिटी में ग्रो करना प्रीफर करते हैं उनको बोलते हैं बच्चों हेलियोफाइट। तो बच्चों लाइट की इंटेंसिटी का फोटोसिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट होता है हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं एक बार। तो बच्चों जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों ये बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इंक्रीज जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता बल्कि धीरे धीरे कम होने लग जाता है और अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाता है। तो ग्राफ जो है बच्चों वो कुछ इस टाइप से आता है, किसके लिए? हमारा लाइट की इंटेंसिटी के और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में। तो बच्चों इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें ये जो पार्ट है ये है ए पार्ट। ए पार्ट कहाँ से ले रहे हैं हम? जहाँ पे कंटिन्यूसली इसका ग्रोथ हुआ है ये वाला पार्ट। फिर ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे ग्रेजुअली ये डिक्लाइन हुआ है वो पोर्शन है बी, और फिर जब ये कांस्टेंट हो गया बच्चों इस पार्ट को हमने नाम दिया सी। तो इस ग्राफ में ए बी और सी पार्ट बच्चों क्या किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? यहाँ पे बच्चों ए डिनोट कर रहा है कि ए वाले पोर्शन में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। ऐसे बच्चों बी वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी लाइट लिमिटिंग तो है, लेकिन ग्रेजुअली अब कोई और फैक्टर है जो लिमिटिंग होने वाला है। और सी वाला जो पार्ट है इसके अंदर लाइट जो है बच्चों अब लाइट इज़ नॉट लिमिटिंग, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा है, अब कोई और फैक्टर है जो लिमिटिंग हो गया है। ठीक है बच्चों, मोस्टली ये CO2 होता है इस पोर्शन में, C3 प्लांट के लिए वो लिमिटिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट की ड्यूरेशन जो है उसका फोटोसिंथेसिस की रेट पे कोई अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा बच्चों वो लाइट की वजह से चेंज होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम कि लाइट की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। जो पैलिसेड और मेसोफिल टिश्यू है उनमें क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो बच्चों जैसे हम देखते हैं पहली कंडीशन हाई लाइट इंटेंसिटी, यदि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब क्या होगा? लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, और यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। तो जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है बच्चों उस टाइम पे ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक के नीचे एक कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इनके फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांस ज़्यादा हैं, तो सरफेस के पैरेलल तो बहुत कम मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर अरेंज होंगे कहाँ पे? सरफेस के परपेंडिकुलर। जो फ्लैट सरफेस है, लीफ की अपर सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर उनकी अरेंजमेंट आएगी बच्चों कुछ इस तरीके से। जबकि यदि लो लाइट इंटेंसिटी है तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फ्लैट जो इसका सरफेस है उसके पैरेलल में आके कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे ताकि उनको लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो लाइट की इंटेंसिटी का क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट पे भी फर्क पड़ता है। हाई लाइट इंटेंसिटी में दे विल अरेंज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इन लो लाइट इंटेंसिटी दे विल अरेंज पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, क्रॉस सेक्शन में ये तो हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे थे। अपर सरफेस से आप देखना चाहते हो तो किस तरीके से देखेगा? सपोज एक सेल है ये, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको एकदम मार्जिन जो है उसके पास में कुछ इस तरीके से अरेंज दिखेंगे, जबकि लो लाइट इंटेंसिटी में ये अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की दिखेगी, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों वो पूरे सरफेस पे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लाइट की इंटेंसिटी का क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट पे हमने इफेक्ट देख लिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम CO2 एज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।
तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, कि ये तो मेन फैक्टर है, CO2 जो है वो तो मेन फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस में एज रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। बच्चों अभी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये अभी लगभग 0.04% के आसपास पहुंच गया। अब ये अराउंड इतना 0.04% के आसपास है। इसका मतलब क्या कि दो डिफरेंट प्लांट को जब हम कंपेयर करें तो उनमें फोटोसिंथेसिस की रेट अलग अलग तरीके से अफेक्ट हो रही है। कि C4 प्लांट जो होता है बच्चों उसके लिए सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 360 ppm है। इसका मतलब अभी कंसंट्रेशन 400 ppm के आसपास में है, तो ये प्लांट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गए। लेकिन C3 प्लांट की यदि हम बात करें तो इनका सैचुरेशन 450 ppm के बियॉन्ड है। इसका मतलब अभी C3 प्लांट जो है वो CO2 के लिए सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब यदि एनवायरनमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो C4 प्लांट जो है उसमें फर्टिलाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन C3 प्लांट विल शो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है बच्चों, कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना C3 प्लांट के अंदर तो होगा, बट एब्सेंट इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में बच्चों ऐसा नहीं होगा। दूसरा बच्चों की यदि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो पार्शली क्लोज हो जाते हैं और इससे भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, एक बार हम ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ आता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन के साथ में फोटोसिंथेसिस का। तो बच्चों यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं, दो ग्राफ देख रहे हैं आप। यदि मैं ग्राफ देख करके इंटरप्रेट करूँ कि आखिर ये वाला पॉइंट जो है जहाँ से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ग्राफ जो है वो कौन से प्लांट का होगा, C3 प्लांट की C4 प्लांट। तो बच्चों बहुत इजीली गैस कर सकते हैं आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसकी आ रही है, मैक्सिमम रेट किस में आ रही है इसमें, यानी ये होगा C4 प्लांट, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम रेट जो है वो ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट। बच्चों C4 प्लांट के लिए स्टार्टिंग जो होती है वो 0 to 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन पे ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm के आसपास होगी तभी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन C3 प्लांट जो होते हैं वो 40 ppm के पास फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये ऑप्टिमम वैल्यू की यदि हम बात करें तो ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो कितने पे आ रहा है, कि यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर C4 प्लांट, तो C4 प्लांट का सैचुरेशन कुछ यहाँ पर है, C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पर है। तो बच्चों ये वैल्यू क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस बात को डिस्कस किया है कि ये जो सैचुरेशन पॉइंट है किसका, C4 प्लांट का, वो होता है अराउंड 360 ppm पे, यानी एटमॉस्फेयर का कॉन्सेंट्रेशन 400 के आसपास है, तो C4 प्लांट जो है वो अभी सैचुरेटेड कंडीशन में है। लेकिन C3 प्लांट का जो सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है बच्चों वो कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है 450 ppm के बियॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी स्कोप है कि यदि हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी C3 प्लांट अभी सैचुरेटेड स्टेज में नहीं है और एटमॉस्फेरिक CO2 या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से C3 का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिसे ही हम C3 फर्टिलाइजेशन या CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे C3 और C4 प्लांट जो हैं वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ाते हैं पहले और फिर कांस्टेंट हो जाते हैं। सैचुरेशन पॉइंट जो है C4 का 360 ppm, C3 का 450 ppm जो है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम, टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है बच्चों, कि जैसे हम बात करें कि C3 प्लांट जो होते हैं वो एडेप्टेड है किसके लिए, C3 प्लांट ज़्यादा वर्क C3 प्लांट जो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन C4 प्लांट जो है वो एडेप्टेड है किसके लिए, हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए। कैसे हम बच्चे इनको एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि यदि हम टेम्परेचर एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसा आएगा कि एक ग्राफ जो है वो आएगा कुछ इस तरीके से,
जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री है मिनिमम वैल्यू, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, और इसी को कंपेयर करते हैं एक दूसरे ग्राफ के साथ में, जहाँ पर ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। बच्चों ये दोनों ग्राफ देख करके आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आखिर कौन सा ग्राफ C3 प्लांट के लिए मैंने बनाया और कौन सा ग्राफ C4 के लिए। डेफिनेटली बच्चों C4 प्लांट के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ज़्यादा हाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है वो किसके लिए, ये C4 प्लांट के लिए है बच्चों। और ये जो वाइट मैंने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये 3 डिग्री पे मैक्स स्टार्ट करता है, या बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मिनिमा जो है वो 3 डिग्री है, तो 13 डिग्री C4 के लिए। ऑप्टिमम इसका C3 का ऑप्टिमम 25 है तो इसका 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम वैल्यू C3 के लिए 45 है तो C4 के लिए 55 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, और ऐसा बोलते हैं कि C4 प्लांट जो है वो मेनली ज़ीरोफाइटिक क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो C4 प्लांट होता है इसका एंजाइम यानी पेप्केज एंजाइम, ये एंजाइम जो है वो कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है। कोल्ड सेंसिटिव यानी लो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर ये काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो इन सब रीज़न की वजह से C4 प्लांट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए एडेप्ट हैं और C3 जो है वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर के लिए। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि जो C3 और C4 को हमने कंपेयर किया वो चीज़ें, और उनके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है दैट इज़ 50 to 55 डिग्री सेल्सियस फॉर डेजर्ट प्लांट एंड 70 to 75 फॉर हॉट स्प्रिंग एल्गी। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है वाटर। तो फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस के लिए प्लांट जितना एब्जॉर्व करे उसका लेस देन 1% वाटर जो है वो एब्जॉर्व करते हैं, बट वाटर जो है वो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करता है और मीडियम वगैरह जो है उनके लिए भी रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो उसके अंदर स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे, विल्टिंग भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वाटर प्रॉपर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा रहेगा। लेकिन यदि वाटर कम होता है तो प्लांट की डेथ हो सकती है। वाटर जो है वो रेयरली फोटोसिंथेसिस में रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसका यदि अमाउंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और इस इफेक्ट को यानी ऑक्सीजन के इंक्रीज के साथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो उसका डिक्रीज होना बच्चों क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि वारबर्ग इफेक्ट, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और क्लोरोफिल को भी ये डैमेज करेगा, फोटो ऑक्सीडेशन करेगा। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, तो बच्चों इस रिएक्शन में डायरेक्टली मिनरल न्यूट्रिएंट का इन्वॉल्व होता है। Mg क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, MnCaCl, तो ये सब मिनरल जो है वो प्लांट के पास होने बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस को नॉर्मल रखने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए इंटरनल फैक्टर में हम देख रहे हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बच्चों, लाइट को ट्रैप कर रहा है। और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आखिर फोटोसिंथेटिक नंबर जो है वो या एसिमुलेटरी नंबर क्या होता है। कोई प्लांट 1 आवर में कितने ग्राम CO2 फिक्स करता है उसी को हम एसिमुलेटरी नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम एसिमुलेटेड बाय 1 ग्राम क्लोरोफिल इन 1 आवर इज नोन एज फोटोसिंथेटिक नंबर और एसिमुलेटरी नंबर। ठीक है बच्चों, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, यदि हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की तो बच्चों यदि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रेट गिरेगा, और इनडायरेक्टली क्या होता है कि इसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी CO2 बाहर निकलना बढ़ रहा है, उसका कारण है उसका रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जा रहा है, फूड सबस्ट्रेट ब्रेक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। और बच्चों लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कंपनसेशन पॉइंट, कि आखिर कंपनसेशन पॉइंट जो है वो क्या होता है। बच्चों कंपनसेशन पॉइंट प्लांट में वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ
photosynthesis. Rate of photosynthesis becomes equal to rate of respiration. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में जितना O2 निकल रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें O2 एलिमिनेट होता है, जितना O2 निकल रहा है उतना ही O2 रेस्पिरेशन में यूज़ हो जा रहा है, और रेस्पिरेशन में जितना CO2 निकल रहा है बच्चों उतना ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, नेट जो है वो नेट रिजल्ट क्या हो गया, जीरो हो गया. इट मीन्स प्लांट इज नॉट इन एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैस विद एनवायरमेंट. तो बच्चों हम बोल सकते हैं प्लांट इज नॉट इन एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एनवायरमेंट. कोई प्लांट इस स्टेज में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो है. ठीक है बच्चों, अब यदि हम कंपेयर करें C3 और C4 प्लांट के लिए कि आखिर किसका कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट. तो बच्चों CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि यदि हमने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करनी स्टार्ट की तो किसका कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा, किसका कम पे आएगा. तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ग्राफ देखा भी था कि C3 प्लांट जो थे उनका कंपनसेशन पॉइंट जो है वो कितने पे आ रहा था, वो आ रहा था अराउंड 40 ppm पे, यानी उसका जीरो हो जाता था नेट जो O2 इवोल्यूशन है. और C4 प्लांट जो थे उनका वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो 10 ppm पे ही फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कंपनसेशन पॉइंट का रिलेशन कैसा आएगा, कुछ ऐसा कि C3 प्लांट जो हैं वो 40 ppm पे कंपनसेशन पॉइंट शो करेंगे और C4 प्लांट जो है वो 10 ppm पे 0 to 10 ppm पे कंपनसेशन पॉइंट शो करेंगे. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लाइट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं. लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट कैसा आएगा बच्चों कि यदि हम लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करते जा रहे हैं तो C4 प्लांट जो होंगे वो लो लाइट पे, यानी C3 के कंपेयर में ज़्यादा लोअर लाइट पे फोटोसिंथेसिस जीरो करेंगे. C3 में पहले ही जीरो हो जाएगा क्योंकि C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है, तो कंपनसेशन पॉइंट कुछ ऐसा आएगा. ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हम एक और भी चीज़ की बात कर सकते हैं कि CO2 लाइट के अलावा टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट कैसा होगा. टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट की यदि हम बात करें बच्चों तो इसमें क्या होगा कि हमने देखा C3 प्लांट जो है उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नियरली जीरो हो रहा था, कितने टेम्परेचर पे, 3 डिग्री पे, लेकिन C4 प्लांट जो है उसका कितने पे हो रहा था, ये 3 डिग्री पे हो रहा था, ये 13 डिग्री पे. ऐसे ही अपर मोस्ट जो हमने टेम्परेचर देखा था कि C3 जो है उसका 45 डिग्री पे फोटोसिंथेसिस का रेट जीरो हो जाता है और C4 का 55 डिग्री सेल्सियस पे. बच्चों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट जीरो होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन इवोल्यूशन जो है वो जीरो हो गया, यानी ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में वो अंदर ही अंदर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जा रहा है. तो बच्चों इस तरीके से कंपनसेशन पॉइंट जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. तो बच्चों क्वेश्चन है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट. C3 प्लांट में जो मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है बच्चों कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कितना है, सैचुरेशन पॉइंट जो है वो है 450 ppm के बियॉन्ड. और बच्चों अभी एटमॉस्फेरिक CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, कितनी है, अभी अराउंड 400 ppm है. तो बच्चों इस चीज़ से ये बात क्लियर हो रहा है कि C3 प्लांट जो है वो अभी सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है. इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर होगा, बाकी चीज़ें ऑप्टिमम कंडीशन में प्लांट को मिलती रहती हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1. फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन, बच्चों कहाँ किस में होता है ये, प्लांट हैविंग डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. ये डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट वाला प्लांट कौन सा होता है बच्चों, ये होता है C4 प्लांट, जहाँ पे हमने देखा था कि 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है किस किस के अंदर, एक तो मीजोफिल में और दूसरा बंडल शीथ में, तो वो डायमॉर्फिक, एक एग्रेनल था, एग्रेनल था. ठीक है बच्चों, प्लांट पॉसेसिंग क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी किसके अंदर है, यही बच्चों इससे रिलेटेड ही है C4 प्लांट, यानी C4 प्लांट के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है. C3 प्लांट में ज़रूर से होता है बच्चों, बोथ नहीं, क्योंकि C4 में नहीं होता है. ठीक है बच्चों, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ. बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, रुबिस्को के बारे में हमने पढ़ा था, मोस्ट अबंडेंट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद फोटोफॉस्फोरिलेशन, इनमें से फोटोफॉस्फोरिलेशन के रिलेटेड कौन है बच्चों,
तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में बच्चों होता क्या है कि एडीपी जो होता है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है किससे, प्रोटॉन ग्रेडियंट के टाइम पे लाइट एनर्जी को यूज़ करके, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से CF0 CF1 पार्टिकल जो थे बच्चों, आपको ध्यान होगा कुछ इस टाइप का CF0 CF1 पार्टिकल होता है, और लाइट एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ था, और जब प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है तो उस टाइम पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके क्या बना देते हैं बच्चों, ATP। और ये प्रोसेस हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये प्रोसेस हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन में पढ़ी थी, यानी लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी को यूज़ करके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ में हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस बहुत ही मेजर चैप्टर था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।